तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट क्या था इसमें, अगर एनायन है, एनायन के केस में क्या होता है, जितना एनायन का साइज इंक्रीज होगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस और 1 माइनस, तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा साइज भी ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट मैंने कहा अगर आपके पास तीनों चीज आ गई थी, एनायन भी, कैटायन भी और न्यूट्रल भी, तो अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम होने चाहिए। तो क्या होगा कि सबसे बड़ा साइज होगा एनायन का, फिर न्यूट्रल का और लास्ट में होगा कैटायन का। ठीक है, अब आपको क्या करते हो, टेक्निकल क्वेश्चंस देते हैं। देखो फोर्थ है, अगर आपको कंपाउंड दे दिया कोई कंपाउंड, ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी कमांड नहीं बनेगी टॉपिक में। अगर देखो क्वेश्चन चकराने के लिए देते हो, कंपाउंड दे दिया, फिर मुझे पता कैसे चलेगा। जैसे मैंने कहा के दूसरा दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया K2MnO4, सेकेंड दे दिया KMnO4, तीसरा दे दिया के हटा दो MnO4, MnO2 कर दो, और चौथा दे दिया मैंने MnO। मैंने बोला बताओ सबसे मिनिमम साइज किसका होगा, मिनिमम साइज। अब देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, तो आप बताओ कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग मिनिमम साइज। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने। रिप्लाई, हाँ, परमिता रॉय, ईशा, वेल ट्राई। देखो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो स्क्रीन क्लियर है मेरे ख्याल से, आप लोगों का नेट में प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक करो। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर आपको कंपाउंड में भी दिक्कत नहीं आने की। कंपाउंड में देखो जो के होगा यानी ग्रुप फर्स्ट होगा, ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, ये ध्यान रखना। सेकेंड, जो ग्रुप सेकेंड होता है उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। जनरली ऑक्सीजन को हम लेते हैं -2, तो इनकी क्या होती है, फिक्स होती है। अब इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, जो Mn है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। तो आपको हर एक केस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब बताओ MnO4 में, K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, कोई बता सकता है? आपको निकालना पहले ही बताया था, ऑक्सीजन -2 होता है और K का +1 होगा, K +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? नहीं, नो, ईशा मिस कर गई। हाँ, रुजुल राइट आंसर है, ट्राई करके देखो एक बार। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। नहीं, पृथ्वीराज मिस हो गए, हंस मिस हो गया, मनाली मिस हो गई। एक मैं फिर बता देता हूं आपको, देखो K का 1 है, K के कितने एटम है यहाँ पे, K के 2 एटम हैं, तो 2 के लिए क्या होगा, 2 × 1 प्लस जिसका निकालना है उसे X मान लो, प्लस ऑक्सीजन का 1 का -2 होता है, तो 4 के कितने हो जाएंगे, 4 × -2 = 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। अब बताओ X की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू बताओ। हाँ, ईशा राइट आंसर है, पृथ्वीराज, सिद्धि, अनुजा वेरी गुड, अंश गांधी राइट आंसर है, वैभवी, अवधूत वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा +6। कैसे देखो, 4 × 2 = 8, 8 में से 2 गया कितना होता है, 6, तो इसका आंसर आ गया +6।
अब देखो यहाँ पे लिख दो K2MnO4 में Mn का कितना हो गया +6। अब बताओ KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? हाँ वेरी गुड रुजुल। और इसके अलावा अदिति मिस ईशा राइट है, ट्राई करो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट। अंश गांधी बिल्कुल सही। और इसके अलावा अनुजा राइट है। पृथ्वीराज थोड़ा मिसिंग कर गया। प्लस माइनस का ही खेल है। अदिति सही है, सिद्धि सही है, ट्राई करो। देखो जितना खुद करोगे उतनी चीज आएंगी आपको। नहीं मनाली मिस करके। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, K का कितना होता है +1, Mn का वैभवी सही आंसर है। Mn का x मान लो 4 × -2 = 0। कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 में से 1 गया। देखो -8 + 1 = 0, तो x = +7। तो ये हो गया आपका +7। अब तीसरे का बताओ MnO2। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन, हाँ वेरी गुड ईशा राइट है। और अनुजा राइट है। MnO2 में Mn का कितना होगा वैभवी, अदिति वेरी गुड। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। रुजुल राइट है। अंश गांधी फिर से ट्राई करो आप। MnO2 में रुजुल का सही है, पृथ्वीराज थोड़ा, सिद्धि सही है, परमिता रॉय राइट आंसर, मनाली वेरी गुड। देखो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे पहली बार गलती होगी, सेकंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स। देखो सिंपल सा है। देखो Mn का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने आदमी हैं ऑक्सीजन के 2, × 2 = 0। हाँ पृथ्वीराज राइट आंसर। तो 2 × 2 = 4, तो कितना हो जाएगा +4। तो Mn का हो गया, MnO2 में Mn का +4। तो आपको क्या करना है, पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मनाली सही है आपका। अब देखो लास्ट वन MnO, इसमें Mn का कितना होगा वैभवी, ईशा, अदिति वेरी गुड, अनुजा। देखो पहली बार क्या होगा, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आएंगी आपको। इसे x मान लो, सुचित्रा, परमिता रॉय राइट आंसर। देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन का -2, तो क्या हो जाएगा 2। तो अब आपने देखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। अब इसी से खेल खत्म। अब अभी आपको क्या बताया था, अगर प्लस चार्ज ज्यादा हुआ तो साइज क्या होगा, और प्लस चार्ज कम होगा तो साइज क्या होगा। क्वेश्चन है कि मिनिमम साइज बताओ किसका होगा। अब बताओ आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कैटायन का, एनायन का। तो अब बताओ मुझे मिनिमम साइज किसका होगा। हाँ वेरी गुड सिद्धि, ईशा, अंश मिस कर गया, श्लेषा सही है, परमिता रॉय राइट आंसर, मनाली थोड़ी मिस कर गई, परमिता रॉय, अवधूत सही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अदिति। देखो अब यहां देखो, फिर से देखो एक बार आप लोग, K2MnO4, सेकंड है KMnO4, तीसरा था MnO2, चौथा है MnO। इसमें से आप सबके Mn को बाहर निकाल दो। इसका हो गया +6, सेकंड का हो गया +7, थर्ड का हो गया +4 और 4 का हो गया +2। इसे कह दो 1 2 3 4। अब बताओ मैंने क्या कहा था अभी, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। हाँ तो इसका मतलब सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा बताओ कौन होगा, लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज। हाँ वेरी गुड ईशा, वैभवी, अदिति, अनुजा, श्रुति, कितना इजी आंसर है देखो। और अंश, पृथ्वीराज वेरी गुड, मनाली। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सारे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए XYZ, 4 सबसे ज्यादा, फिर 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम, इसके बाद कौन होगा, कौन सा नंबर आएगा। हाँ वेरी गुड ईशा, और ट्राई करो। अरे +2 के बाद, सॉरी +4 आएगा, +4, हाँ +4 आएगा।
+4 मतलब थर्ड वाला। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा 1, इसके बाद कौन आएगा? 2। सिंपल सा ऑर्डर। हाँ वेरी गुड अवधूत, वैभवी, सार्थ। अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन आपको, देखो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा मत लगाना। K2Cr2O7, चलो इससे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, पहले देता हूं K2Cr O7, ठीक है। सेकंड में देता हूं आपको KCrO3, थर्ड में देता हूं आपको CrO2 और लास्ट देता हूं मैं आपको CrO। अब आपके पास देखो ये फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बताओ सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज किसका होगा? मैक्सिमम रेडियस। हाँ वेरी गुड श्रुति और पृथ्वीराज, ईशा, वेरी गुड। ये होता देखो प्रैक्टिस है। यस परमिता रॉय, अदिति, वेरी गुड। आपने सिंपल कॉन्सेप्ट क्या किया? अदिति बिल्कुल सही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, अनुजा राइट है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको? ईशा आपने बिल्कुल सही किया। अवधूत आपने सब कुछ बता दिया है। सिद्धि वेरी गुड। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमने। क्वेश्चन कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और प्रैक्टिस जरूर करनी है, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सिंपल निकाल लो। 4 7 2 जा 14 और 14 में से 2 गया, कितना हो गया? 12। ये थोड़ा ज्यादा ही कर दिया मैंने, चलो +12 हो गया। इसको देखो ये हो गया 3 2 जा 6 में से 1 गया 5। हाँ इसका कितना होगा? 2 2 जा 4, सिंपल सा कर लो। और इसे कितना होगा? ये -2 है तो ये कितना होगा? +2। तो सबसे पहले बड़ा साइज होगा 4 का, उसके बाद होगा 3 का, उसके बाद होगा 2 का और लास्ट में होगा 1 का। इज इट क्लियर? अब कोई भी कंपाउंड आएगा तो आप साइज बता सकते हो। हाँ वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाएगा आपके पास FeO और Fe2O3, बताओ किसका साइज ज्यादा होगा? क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्योंकि मैं आगे भी तो बढ़ना है। मैं क्वेश्चन आपको बाकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। हाँ वेरी गुड ईशा, श्रुति, मनाली, सिद्धि, वेरी गुड। और अदिति, अवधूत, श्लेषा, अनुजा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट किसी को? परमिता रॉय, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट, हाँ वैलेंसी माइनस और प्लस देखना है। ईशा वेरी गुड, श्लेषा, परमिता रॉय। आपको क्या देखना है? देखो इसका +2, ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया -2 होता है, तो इसका +2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा +3। तो जिसका ऑक्सीडेशन प्लस का कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा, यानी कि 1 का साइज ज्यादा होगा और 2 का साइज कम हो जाएगा। वेरी सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आयनिक साइज में थोड़ा सा और आगे बढ़ दिया जाए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं दूंगा आज आपको, फिर इसे करना है। जो मैं पढ़ाता हूं उसके क्वेश्चन जरूर देता हूं और वो आपको करना है। नोट्स इसे देख के बना लो आप लोग। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होता है, अगर मैंने कहा आपको ग्रुप में जाएंगे हम, ग्रुप में तो क्या होगा? ग्रुप का मतलब जैसे फर्स्ट ग्रुप ले लो आप लोग, क्या था? हरी लाल ने की रब से। अब ये है आपका देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, किसका सबसे बड़ा साइज होगा? कौन से नंबर वाला है जिसका साइज सबसे बड़ा होगा? हाँ वेरी गुड ईशा, अदिति सही है। देखो 1 से लेके 6 तक, यानी अब हम कहा जा रहे हैं? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ये पीरियड नहीं है, ये ग्रुप है। आप याद करो ग्रुप का, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर ये फर्स्ट पीरियड का है। पीरियड देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। पीरियड देखो, अब ये पीरियड की बात हो रही है, ग्रुप का मतलब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ये टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम।
पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो किसका साइज बड़ा होगा? ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड। हाँ, वेरी गुड अंश। तो 6 पीरियड का सबसे बड़ा साइज, फिर 5th का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। यानी कि अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप टॉप टू बॉटम गए तो साइज इंक्रीज होगा। रीजन क्या है? रीजन है कि नंबर ऑफ सेल increases gradually, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जो नंबर ऑफ सेल है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जैसे देखो हाइड्रोजन प्लस, इसमें कुछ भी नहीं होता, 1s0। सोडियम प्लस, सोडियम का मतलब पहले 11 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 यानी सेकेंड। उसके बाद लिथियम, देखो लिथियम होता है 3, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, 1s2। तो देखो इसमें 2 सेल हैं, इसमें एक ही सेल है, तो Na का साइज बड़ा होगा। यानी कभी भी ध्यान रखना कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गए। पहले हमारे पास एक सेल था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। क्लियर है? वेरी गुड। तो इसको आगे नहीं बढ़ता हूं मैं, इतना एक और आंसर देता हूं। देखो ग्रुप सेकंड का, ग्रुप सेकंड क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो क्या करेगा काजी? तो ये है आपका 2+, इसे हटा दो। चलो इसमें से बताओ 1, 2, 3, 4, 5 किसका साइज बड़ा होगा? हाँ, वेरी गुड ईशा। और कोई इसके अलावा? अदिति, यश, श्रुति, रुजुल, परमिता रॉय तो अनुजा, मनाली, वेरी गुड। देखो इस तरीके से इंक्रीज होगा ही। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, हाँ वेरी गुड अदूत। और क्यों नहीं करते तुम लोग? तो ये है जो आपका आंसर, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा। तो यही चीज है। अब पीरियड में क्या होता है? फिक्स नहीं हो पाता। पीरियड का प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, तो हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। आयनिक को मैं अब छोड़ रहा हूं, अब आते हैं एटॉमिक रेडियस पे। ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज जनरली हम सेम चीज यूज करते हैं। हम यहाँ पे रेडियस पढ़ेंगे, लेकिन जो रेडियस का आंसर है वही साइज है, क्योंकि रेडियस ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर एटॉमिक साइज आया या एटॉमिक रेडियस आया तो हम एक ही समझेंगे इसे। तो जनरली रेडियस क्या होता है? जैसे आपने कहा ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो रेडियस की जनरली डिफाइन क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन the nucleus of an atom to the outermost shell, outermost shell और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये तो रेडियस। और अगर रेडियस बढ़ा दो आप, साइज बढ़ जाएगा। जैसे इसका रेडियस ये है 15 एंगस्ट्रॉन, और दूसरे का हमने कहा एक ही सेल है, इसका है 5 एंगस्ट्रॉन। तो अगर रेडियस कम होगा तो साइज भी कम हो गया, रेडियस ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा हो गया। क्लियर है? यानी जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्या भी ज्यादा हो जाएगा? रेडियस ज्यादा हो जाएगा। और लेकिन यहां क्या हुआ कि कुछ डिफिकल्टी उन्हें फील हुई। इट इज डिफिकल्ट टू calculate the atomic radius of free atom को हम यहाँ पे एक और वर्ड कहते हैं आइसोलेटेड एटम। तो जो आइसोलेटेड एटम था, एक फ्री एटम था, इसका एटॉमिक रेडियस को मेजर करना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। अगर मैंने कोई भी एक एटम लिया,
सोडियम ले लो आप, Na ले लिया, प्लस चार्ज है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। अब मैंने कहा यहां से यहां तक की रेडियस को मेजर करना है, तो उसमें क्या हुआ, कुछ डिफिकल्टी फील हुई, कुछ प्रॉब्लम्स आई। कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बता सकता है? इसको मेजर करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई इसमें, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? ठीक है, इसको मेजर करना उन्होंने देखा आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल, तब भी ठीक कह सकते हो, इट्स कीप मूविंग। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन था, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी, इंफिनिटी इज 0। उन्होंने देखा इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, जो आउटर मोस्ट है उसकी कोई रेंज नहीं बन पा रही है, यानी वो इंफिनिटी में एज्यूम कर रहे हैं। ये प्लस है, ये चार्ज आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह भी मेजर होता है। प्रफुल्ला आप अपना नेट चेक करो, क्योंकि यहां से मुझे लग रहा है सारी चीज क्लियर नजर आ रही है, तो कहीं आपका नेट डाउन चल रहा है। ठीक है, एक बार नेट चेक करो, फिर क्लियर आ जाएगा, उससे वापस जाके दोबारा आओ। हाँ क्लियर है। देखो तो पहली चीज क्या हुई, आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहीं इन्फिनिटी में जाके क्या होती है, 0 हो जाती है, यानी हमें पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, तो एक वेल डिफाइंड हम क्रैक वो नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में घूमता रहेगा। वेव करैक्टर है, हो सकता है आगे पीछे कहां जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है फाइंडिंग वो 0 हो जाती है। सेकंड होता है कि जो जनरली फ्री या आइसोलेटेड जो एटम होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि एटम फ्री स्टेट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जो एटम होगा, आपने देखा होगा कि एटम के आपको अगर डिफाइन लिखाई होगी तो लिखा होगा कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जो एटम होता है इन जनरल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो कंबाइंड स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए दिक्कत आई थी। थर्ड क्या होता है कि जैसे जैसे आपने पता होगा कि जो एनर्जी होती है, आप क्या करोगे, जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल की तरफ जाओगे, आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या हुआ कि लेंथ बढ़ जाना, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हाई हो जाती है, वेरी हाई। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और अगर एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा कि उसका लेवल हमें पता नहीं चल पाएगा। एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन वो बहुत ज्यादा करेगा, और वाइब्रेशन का मतलब फिक्स नहीं हो पाएगा, फिक्स नहीं होगा तो हम एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। बोलने का मतलब है अप्रोक्सीमेट तो हम कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन एक्यूरेट वी कांट कैलकुलेट। एक्यूरेट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ, फिक्स यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने कहा न्यूक्लियस ये है, तो मुझे बोला जाएगा कि यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो मैं एकदम से कैलकुलेट कर दूंगा, ये देखो इसका आ गया 10 एंगस्ट्रॉन, एक्यूरेट। लेकिन अब मुझे बोला जाएगा कि ये यहाँ के आसपास है, हो सकता है यहाँ भी मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, हो सकता है ऐसा मिले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पता नहीं है ना, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो आप इससे फिक्स क्राइटेरिया में नहीं बांध सकते ना कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा, हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ हो सकता है यहाँ हो, ऐसा हो। तो अब मैं बोलूंगा बताओ इसकी एक्यूरेट डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे हमसे नहीं निकल सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कई बार यहाँ पे आ रहा है, कई बार आपको इधर दिख रहा है, कई बार ऐसे दिख रहा है, एक फिक्स क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। तभी तो बोर मॉडल फेल हो गया था। बोर ने क्या कहा कि इसके फिक्स्ड ऑर्बिटल होते हैं,
लेकिन ये मॉडल फेल क्यों हो गया? क्योंकि वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था। जैसी वेव नेचर आया, क्या हुआ? उसने कहा कि ये इधर आगे पीछे कहीं भी, क्योंकि वेव है, आपने जैसी इसकी पोजीशन को बताया उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस कई वजह से क्या हुआ कि एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना क्या हो गया? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि हम कैसे करेंगे, कैसे हम एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं। सोच के देखो, एटॉमिक रेडियस को हम कैसे निकालेंगे? तो फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका देखा। उन्होंने कहा क्यों ना एटम, क्योंकि जनरली जो एटम होता है वो किस फॉर्म में होता है? कंबाइंड फॉर्म में होता है, कंबाइंड के फॉर्म में। किसी के साथ कंबाइंड होगा, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड हो सकता है? हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो सकता है। यानी अब ये कंबाइंड स्टेट में होगा तो इसकी रेडियस को निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो उन्होंने बहुत सोचा और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हम फ्री स्टेट में तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एटॉमिक रेडियस को हम तब निकाल सकते हैं जब एटम किस स्टेट में होगा? कंबाइंड स्टेट में होगा। किसी ना किसी एटम के साथ क्या होगा? कंबाइंड होगा। उस कंडीशन में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम नंबर पे। अब देखो इसे कैसे होगा, इसके बेस पे हमने इसको 3 टाइप्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 3 टाइप्स में। पहला, अगर आपने पढ़ा होगा, पहला आता है कोवेलेंट रेडियस। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोवेलेंट रेडियस। दूसरे का नाम आता है मेटालिक रेडियस, और तीसरे का नाम आता है यहाँ पे वैंडर वॉल रेडियस। ठीक है, ये तीनों के नाम से, अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। कोवेलेंट रेडियस का मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में होता है। मेटालिक रेडियस मतलब जो मेटल होगा उसके बीच में होगा जो। वैंडर वॉल का मतलब मॉलिक्यूल या इनर्ट गैस, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ होगा, रेडियस होगा। कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा पहले कि जो किससे होता है? शेयरिंग से होता है। जैसे 2 एटम्स है हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसका क्या करेंगे? इसका बीच का पॉइंट देखेंगे और इसका हाफ कर दो, जो न्यूक्लियस है उसका हाफ। एक न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो वाइब्रेशन नहीं करेगा, उन्होंने कहा इसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखो और उसका आधा कर दो, तो ये हो गया आपका कोवेलेंट रेडियस। ऐसी मेटालिक रेडियस का मतलब 2 मेटल लिया हमने, जैसे कोई भी मेटल ले लो आप लोग, कॉपर ले लिया आपने, आयरन ले लिया, कोई भी मेटल लिया आपने। इस मेटल का न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस घूमेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम सकता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं घूमेगा। इस न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ। अब आसान हो गया, आप फिक्स आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस कहीं भी घूमता नहीं। ऐसी वैन डर वाल फोर्स का मतलब मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल सपोज ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इन दोनों के बीच में जो ये न्यूक्लियस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का हाफ को ही हम रेडियस कहेंगे। तो हम 1 by 1 पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, हमें इसके नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। जैसे आप नाम पढ़ोगे इसके बारे में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस। देखो अपने आप फॉर्मूला बना सकते हो, अपने आप उसकी डिफाइन लिख सकते हो। कैसे? देखो आपको मैं तरीका बता देता हूं। अब कोवेलेंट का मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, जैसे आपने हाइड्रोजन का लिया एक, या क्लोरीन ले लिया आपने, एक क्लोरीन ये हो गया, दूसरा क्लोरीन ये हो गया। ठीक है, इनके बीच कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियस होगा। तो इस न्यूक्लियस के डिस्टेंस, जो 2 क्लोरीन है जो बाउंड है, यानी क्लोरीन गैस है ये, अब इन दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, उसे हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो आप इसकी डिफाइन बना सकते हो। क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस की डिफाइन का क्या हो गया? हाफ। तो हमने क्या कहा इसमें? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance between 2 covalent bonded atom। बस सिंपल सा आपको क्या कर दिया? डिफाइन बता दिया। देखो
हाफ क्यों किया? क्योंकि देखो अगर पूरा लिखोगे तो पूरा तो क्या हो गया, इससे कहते हैं बॉन्ड लेंथ, तो पूरे को हम नहीं लिख सकते, हम क्या कहेंगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम, जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जिसमें शेयरिंग होती है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड करते हैं एटम, उनके जो न्यूक्लियस है उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, कार्बन के टाइप का, कार्बन इज द किंग। वेरी गुड अनुज, अंश। और इसके अलावा क्लियर है सबको? सपोज मैंने कहा आपके पास, अब इसको देखो दो कैटेगरी में बांट दिया। पहले एग्जांपल बता देता हूं आपको। एग्जांपल है जैसे मैंने कहा अभी आपको क्लोरीन, क्लोरीन। अब देखो एक चीज उसने और कही, जो ये एक क्लोरीन था, ये दूसरा क्लोरीन है। अब जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, ध्यान रखना, एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, जनरली हम उसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी इस बॉन्ड की कितनी लेंथ है। जैसे आपने दिखाया होगा Cl तो जनरली ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। Cl के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। अब हमने कहा सपोज करो क्लोरीन है, जो इसके बीच का डिस्टेंस है 199 एंगस्ट्रॉन, 198 कर दो, चलो 198 एंगस्ट्रॉन है। तो बताओ कि क्लोरीन का रेडियस कितना होगा? कोई बता सकता आंसर को? अगर मैंने कहा क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस है 198 एंगस्ट्रॉन, तो क्लोरीन का रेडियस कितना होगा? वेरी गुड श्लेषा, रिप्लाई फास्ट इफ यू नो। वेरी गुड सिद्धि, अदिति, मनाली, अनुजा। तो यहां से इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला। वेरी गुड अंश, रुजुल। इससे उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। उसने कहा हम क्या करें, इस फॉर्मूले को निकाल देते हैं कि किसी भी कंपाउंड का लेंगे हम, ए का ले लो, तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन 2। वेरी सिंपल। जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, ये क्या बन गया, रेडियस बन गया। क्लियर है? विद इन देखो 3 मिनट में ये ऑफ होगा। सेम आईडी में आपने रिज्वाइन करना है। अब देखो उसने कहा, अब इन्होंने वैरायटी देखी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये भी दो टाइप के नजर आए। कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं दो टाइप के नजर आए। एक होता है होमो एटोमिक कोवेलेंट, और एक होता है आपका हेट्रो एटोमिक कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या कोवेलेंट रेडियस। होमो का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है होमो? वेरी गुड श्लेषा, होमो कई बार आया देखो। और हेट्रो, तो होमो का मतलब क्या होगा? वेरी गुड अंश, मनाली, श्रावणी। तभी कहते देखो बेसिक क्लियर होगा तो आगे समझने में दिक्कत नहीं आती। वेरी गुड ईशा, और हेट्रो। वेरी गुड मनाली, आपने दोनों सही बताए हैं। पृथ्वीराज वेरी गुड। तो होमो मीन्स होता है सेम। होमो मतलब सेम, यानी कि इफ बोथ एटम इज सेम, अगर दोनों के दोनों एटम सेम हुए, एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें दोनों के दोनों एटम सेम है। और एक होता है हेट्रो मीन्स क्या हो गया, डिफरेंट। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी कि अगर क्या हो गया, इफ बोथ एटम इज डिफरेंट, अगर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक दोनों सेम है और एक दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। इसके बाद क्या हो गया, देखो इसमें भी दो कैटेगरी आ गई, होमो और हेट्रो, इसमें दोनों में दो कैटेगरी आ गई। पहला देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम डिफरेंस को देखेंगे। अगर दोनों एटम की अगर डिफरेंट में भी क्या होगा, इफ
बोथ एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई तो फिर अलग कॉन्सेप्ट होगा, और अगर दोनों की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, अगर जो दोनों एटम हैं बोथ एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर अलग अलग है, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, लार्ज हो गया, तो इसका अलग केस है। जैसे एग्जांपल के लिए HCl या HF, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेम में कौन से आ गए, जैसे नाइट्रोजन क्लोरीन आ गए सेम में, ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फोरस आ गए सेम में। तो अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो विद इन लास्ट मिनट है, देखो ऑफ होगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है, इसे फिर से रिज्वाइन करना है, ऑफ होने वाला है लगभग सेम आईडी पे। तो ये दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है, देखो एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तो देखो इसमें एटॉमिक होमो और हेट्रो, पहले कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप हो गए, होमो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस और हेट्रो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस। होमो मतलब होता है जब क्या होंगे, दोनों के दोनों सेम एटम होंगे, और हेट्रो मीन्स क्या हो गया कि जब दोनों के दोनों क्या हो गए, डिफरेंट एटम्स हो गए। तो इसके डिफरेंट एटम के भी हमने दो पार्ट कर दिए। पहला पार्ट कि अगर दोनों एटम सेम हुए, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दोनों की पावर सेम होगी, और दूसरा हमने कहा कि जब दोनों के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इसका क्या होगा, हाई होगा। अब इसके लिए क्या होता है, देखो इसके केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला केस लिया हमने टाइप 1। टाइप 1 होगा इफ बोथ एटम, इससे बोथ एटम सेम के लिए अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था वही होगा, देखो रेडियस इज इक्वल टू DAA अपॉन 2। कैसे, जैसे मैंने कहा सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 50, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सपोज कर दिया 100 एंगस्ट्रॉन, तो बताओ रेडियस कितना होगा, हाँ वेरी गुड सार्थ, अदिति। क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास, रुजुल सॉरी पृथ्वीराज, अपना नेट चेक करो एक बार, क्योंकि बाकी सब क्लियर दिख रहा है, मुझे लग रहा है सबका क्लियर है, तो आप एक बार अपना नेट चेक करके देखो। हाँ फुल रेंज है, बाकियों को दिक्कत नहीं आ रही है, सबका क्लियर है, और कोई रिप्लाई करो, इज इट ऑडिबल और विजिबल, रिप्लाई यस, वेरी गुड, श्रावणी, ईसा, अर्चिता, अदिति, इज इट क्लियर। देखो रिजल्ट बाकी सॉरी पृथ्वीराज सबका क्लियर आ रहा है, इट मीन्स आप में कहीं गड़बड़ हो रही है, वेरी गुड श्रावणी, सुचित्रा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, देखो अगर आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन N2, या आपको मैंने कह दिया ऑक्सीजन O2, ठीक है, तो जनरली कोई भी आएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड लेते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड लेते हैं, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी जिसका सिंगल बॉन्ड होगा। आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी निकाल सकते हो, लेकिन रेफरेंस होता है सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। जैसे मैंने कहा सपोज करो ब्रोमीन है Br2, इसका बॉन्ड लेंथ, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ है, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ है 250 नैनोमीटर, तो बताओ कि ब्रोमीन का रेडियस क्या होगा,
रेडियस ऑफ ब्रोमीन, रेडियस ऑफ ब्रोमीन इज, क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड श्लेषा और अनुजा, ठीक है, अदिति, सार्थ, ईशा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो किसी का भी आपको दिख गया Br2 है, यानी कि बॉन्ड लेंथ आपको दी है Br की वैल्यू दे दी 250 नैनोमीटर। तो रेडियस Br का क्या होगा, जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है अपॉन 2, यानी 250 अपॉन 2 यानी 125 नैनोमीटर। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड पृथ्वीराज, रुजुल। अब सेकंड देखो, सेकंड में हो गया, सेकंड है हेट्रो एटॉमिक यानी डिफरेंट वाले, ठीक। हेट्रो में क्या होगा, इसके दो केस आपको बताए थे। हेट्रो में अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बोथ एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जांपल के लिए मैंने अभी बताया था आपको, NCl ले लो आप या PH ले लो आप, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो सपोज मैंने कहा NCl का दे दिया, मैंने कहा तो इस केस में क्या होता है, देखो DAB, क्योंकि A अलग होगा B अलग होगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। D मीन्स डिस्टेंस, DA का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम। और कौन कौन से एटम है, A और B। सपोज ये कौन सा हो गया, दिस वन इज कॉल्ड A, और ये कौन सा हो गया, B। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम यहाँ पे करते हैं DABC, ठीक है। और रेडियस A का और रेडियस B का, RA मीन्स हो गया रेडियस ऑफ A, और RB मीन्स हो गया रेडियस ऑफ B। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको कि इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ NCl is 200 angstrom and the radius of nitrogen is 70 angstrom. Calculate radius of chlorine. कैलकुलेट रेडियस ऑफ क्लोरीन, जरा मुझे जल्दी बताओ इसका आंसर। हाँ वेरी गुड वैभवी। क्वेश्चन देखो, बॉन्ड लेंथ आपको कोई भी कंपाउंड का दे देंगे अलग अलग, ईशा सही आंसर है। और NaCl का दे दिया अदिति, राइट आंसर है 200 एंगस्ट्रॉम। आपको रेडियस दे दिया नाइट्रोजन का 70, तो बताओ क्लोरीन का रेडियस कितना होगा। रिप्लाई। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा ना, सिद्धि रॉन्ग है। देखो प्लस माइनस का खेल है इसमें, एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट। पूरा प्लस और माइनस का खेल है। प्लस माइनस सबको आता है, 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ वेरी गुड ईशा, सही कह दिया आपने। देखो NDNCl की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 200 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस ऑफ N कितना दे दिया, 70 एंगस्ट्रॉम। अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था, DNCl = रेडियस ऑफ N प्लस रेडियस ऑफ Cl। आपको दे दिया है इसके बीच का डिस्टेंस 200, इसका दे दिया है 70, इसको x मान लो, कितना आएगा x की वैल्यू। ओ माय गॉड श्लेषा, कौन सी कैलकुलेशन, x कितना हो जाएगा, 200 - 70 = 130 एंगस्ट्रॉम। हाँ वेरी गुड श्रुति।
एक और क्वेश्चन देता हूं आपको लास्ट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, टॉपिक ज्यादा है। बाकी मैं आपको इवनिंग में क्वेश्चन दूंगा, वो मुझे सॉल्व करके देने हैं। टाइमिंग आपको ध्यान रखना है 8 to 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द bond length of P and H is 500 angstrom and the radius of hydrogen is 150 angstrom. Calculate the रेडियस ऑफ फॉस्फोरस। जल्दी बताओ मुझे फॉस्फोरस का रेडियस। ईशा वेरी गुड। और इसके अलावा सार्थ सही है, श्लेषा सही है, अदिति राइट। ये तो बिल्कुल क्या है, छोटे बच्चों के क्वेश्चन है तो प्लस माइनस वाले, इसमें टाइम क्यों लग रहा है। मनाली सही है, अनुजा, वैभवी वेरी गुड, श्रुति राइट है। देखो सिंपल सा आपको डिस्टेंस दे दिया पी और एच का 500, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दे दिया 150। क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, पीएच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फास्फोरस, ये आपका 500 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 150 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 150 यानी 350। ठीक है, अब मैं इसे छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका एक और पॉइंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेकंड केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला दिया था एक साइंटिस्ट ने, और वो फॉर्मूला क्या था देखो, DAB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस, अब ये देखो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ उन्होंने 0.09 इनटू, ये मॉडुलस में कर देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मॉडुलस का मतलब आंसर प्लस में आना चाहिए। एक्स ए का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, आर ए का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ ए, आर बी का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ बी, और DAB का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ A एंड B। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसका आंसर प्लस में आना चाहिए। तो इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, देखो DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होंगे, वो और पास आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। इसको डिफरेंस लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका मतलब हुआ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये प्लस में आनी चाहिए हर हमेशा, मॉडुलस है यानी प्लस में होना चाहिए हर हमेशा, प्लस में। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन देता हूं आपको, आपके मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन उसी को देते हैं, या अलग से देता हूं। चलो, मैंने कहा आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपका कि जो HCl है इसका जो बॉन्ड लेंथ है, HCl की बॉन्ड लेंथ है 400 एंगस्ट्रम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है आपका इसमें 150 एंगस्ट्रम। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है 1.5 और Cl की है लगभग Cl की 3। अब बताओ इसमें रेडियस ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, रेडियस ऑफ क्लोरीन। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, HCl की बॉन्ड लेंथ है 400 एंगस्ट्रम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 150 एंगस्ट्रम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है 1.5, C है 3। एक बार इसे करके बता देता हूं। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी होगी तो इसमें फॉर्मूला लगेगा DHCl इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस 0.09 और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये मेन है, यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगा। देखो डिस्टेंस आपको कितनी दे दी 400, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना दे दिया है 150, प्लस Cl आपको निकालना है माइनस 0.09। अब देखो डिफरेंस में जो ज्यादा है उसे पहले लिख दो, 3 माइनस 1.5। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो ये इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 250। अब देखो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 0.09 इंटू 1.5, इसमें ये भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो 59 जा कितना होता है 135। अब देखो 2 जीरो और 3 जीरो, यानी यहाँ पे आ जाएगा 250.0.15। दिस इज द रेडियस ऑफ Cl। हाँ वेरी गुड ईशा, क्लियर है? ये कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी बता दी जाएगी तो वहां से कॉन्सेप्ट क्या होगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जनरल साइज का जो क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब आपको टिपिकल क्वेश्चन ले जाते हैं साइज के बेस पे, एटॉमिक साइज का टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि अब यहां से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। अभी तक तो जो था ये रेडियस बहुत रेयर आता है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आते हैं वो इसके बाद बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा देखो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीरियड में क्या होगा। पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पीरियड में साइज क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट गए, डिक्रीज श्लेषा और श्रुति। इसके अलावा देखो आपने 10th में भी पढ़ा होगा ये, और 10th और कॉम्पिटिटिव में ये डिफरेंस है। इसमें आपको मैं बता देता हूं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन 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 इंक्रीज होगा एट लास्ट, लास्ट में बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा इससे आपने, लेकिन लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे मैंने कहा, सपोज करो अब पहले डिक्रीज क्यों होता है, देखो साइज कम क्यों होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सोडियम या लिथियम से दे दो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोटॉन कितने होंगे देखो, इसमें प्रोटॉन होंगे इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें भी 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और इसमें देखो एक और फैक्टर आता है, नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इसमें 2, 2, 2, 2, 2, सब में नंबर ऑफ सेल बराबर होंगे। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल यानी एरिया सेम है, आपके पास 2 ही सेल होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, और एरिया यानी कि नंबर ऑफ सेल सबके लिए सेम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा बताओ? लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बता दिया। हाँ श्लेषा बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं ईशा मिस कर गए। और इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। कितने प्रोटॉन है देखो, एरिया। अगर आप लिथियम बनाओगे, हाँ वेरी गुड ईशा, पृथ्वीराज सही है। जैसे आपने न्यूक्लियस बनाया, देखो इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s1, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका बनाओ, देखो क्या होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड आपने क्या किया, बोरोन बनाया। बोरोन देखो 1
1 सेल 2 सेल, हर एक केस में 2 सेल होने। देखो बोरोन का मतलब हुआ 5 का मतलब 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 एंड 3। तो देखो ये एरिया तो फिक्स हो गया। अब मैंने क्या कहा, इसमें 3 प्रोटॉन है, अब ये 3 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब इसमें 4 प्रोटॉन हो गए, 4, अब 4 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब बोरोन के केस में यहाँ पे न्यूक्लियस में कितने हो गए, 5 प्रोटॉन हो गए, अब 5 प्रोटॉन इसे खींच ले। ऑक्सीजन के केस में कितने हो गए, यहाँ पे 8 प्रोटॉन हो गए। और देखो शेल कितने, इसमें भी 2 ही शेल। अब जो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ज्यादा कौन खींचेगा, ऑक्सीजन वाला खींचेगा या लिथियम वाला खींचेगा, बताओ जरा, ऑक्सीजन या लिथियम। यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, देखो एरिया सेल सेम हो गए। हाँ वेरी गुड श्लेषा, रुजुल और सार्थ, वैभवी मिस कर गई। देखो प्रोटॉन का मतलब प्लस चार्ज, अनुजा सही है, जितना प्लस ज्यादा होगा क्या होगा, इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। इसमें 3 ही प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन खींच रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, इसमें 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ गए ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन, बेरिलियम, लिथियम। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका होगा, इसीलिए इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यानी अगर मैंने कहा साइज का ऑर्डर, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का, फिर बेरिलियम का, फिर लिथियम का। यानी लिथियम का सबसे बड़ा साइज होगा। क्लियर है? तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे हमने देखा कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट गए वैसे ही क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन है कि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट में। और जब ये बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस इसमें आता है। एक्सेप्शनल केस होता है लास्ट वाला, जो नोबल गैस होता है। नोबल गैस का साइज अपने पीरियड में सबसे लार्जेस्ट होता है। ये आपने क्या है, ये अभी सुना होगा कि जो अपने पीरियड का सबसे लार्जेस्ट साइज कौन होता है, नोबल गैस होता है। ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन है कि जो नोबल गैस होता है, रीजन देखो इसमें, जो नोबल गैस होता है, नोबल गैस वो क्या होता है, इनर्ट होता है, यानी वो रिएक्शन नहीं करता है। तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है, वैंडरवॉल फोर्स, यानी जो सबसे वीक फोर्स होता है। दिस इज वीकेस्ट फोर्स, वैंडरवॉल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक फोर्स होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो साइज होता है वो कम होने के बजाय क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है कि नोबल गैस क्या नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए जो इसका साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रीजन यही है। अगर आपको देखो क्वेश्चन दे दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और नियोन,
तो आप बताओ इसमें से 1 2 3 और 4 इसे अरेंज करो तो क्या होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? 1 2 3 4 में से फास्ट। हाँ वेरी गुड श्लेषा। और इसके अलावा अदिति राइट है, और ईशा राइट है, वैभवी राइट, रुजुल राइट है, पृथ्वीराज मिस कर गया। फिर अभी आपको बताया था अनुजा सही है, सार्थ ने भी मिस कर दिया। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है। देखो आपको क्या बोला, दिस इज नोबल गैस, नियोन इज नोबल गैस। इधर से इधर जाएंगे तो नियोन नोबल गैस है, इसीलिए 4 का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन होगा? 4 के बाद कौन होगा? पीरियोडिक टेबल मैंने आपको कहा था इसीलिए लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना सकते इसके। फिर राइट 1 ज्यादा होगा लिथियम का। बाकी इधर से इधर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। तो लिथियम, इसके बाद लिथियम के बाद, हाँ वेरी गुड श्लेषा, बेरिलियम, और उसके बाद बोरोन। क्लियर है? अब मैं और देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन देता हूं। देखो ये 3rd पीरियड का है, NaMgAlSi। जिसको पीरियडिक टेबल याद होगा वही कर सकता है इसे। ये 1 2 3 4 5 ये 3rd पीरियड। बताओ इसमें किसका साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? सबसे बड़ा साइज। वेरी गुड अदिति, अनुजा, श्लेषा, मनाली, सार्थ ने तो सब पूरा ही बता दिया। ईशा वेरी गुड, रुजुल वेरी गुड, आपने सारे आंसर ही बता दिए। तो यही होता है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सबसे पहले आर्गन नोबल गैस है, उसके बाद इधर से इधर साइज क्या होता है? डिक्रीज होगा, यानी फिर Na, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। वेरी गुड अनुजा, क्लियर हो गए? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया पीरियड का। सेकेंड पॉइंट होता है इसमें ग्रुप। ग्रुप का बहुत सिंपल सा आंसर है। ग्रुप में क्या होता है, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होगा? इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्यों होगा इंक्रीज? रीजन क्या है? देखो रीजन ये है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ सेल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा ग्रेजुअली। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज ग्रेजुअली। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, टॉप टू बॉटम में लिथियम ये था आपका ह, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप को छोड़ दो। ठीक है, इतना ही बहुत है। तो इसमें से बताओ किसका साइज सबसे ज्यादा होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। विच वन हैज? वेरी गुड ईशा, अनुजा, अदिति, सिद्धि और श्लेषा, सार्थ ने पूरा ही आंसर बता दिया। वेरी गुड, तो ये समझ में आ गया 6 सबसे बड़ा। फिर बनाली सही आंसर है। जो सबसे लास्ट में दिखेगा आपको, पीरियड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, टॉप टू बॉटम, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। यानी टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, ऊपर से नीचे देखो, आपको पीरियोडिक टेबल बता देता हूं एक बार। ये आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा पहले भी, एक बार और आपको बता देता हूं। ये देखो पीरियोडिक टेबल, ये है आपका पीरियोडिक टेबल में। जैसे हम गए, देखो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा। ऐसे देखो ये है BMgCaSrB। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही पीरियोडिक टेबल लर्न कराई थी कि क्वेश्चन कैसे दिया होगा आपको। यहाँ देखो ऐसी 13 ग्रुप में ये BAlGai। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर एक क्वेश्चन देता हूं आपको और, अब आपको सेकेंड ग्रुप का क्वेश्चन देता हूं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, बताओ किसका साइज सबसे बड़ा होगा? हाँ वेरी गुड
अनुजा, श्लेषा, अदिति, सार्थ, श्रावणी, ईशा, सिद्धि, वेरी गुड। 5 का सबसे बड़ा, फिर वैभवी, 5 के बाद क्या आएगा? वेरी गुड, 4 वैभवी, उसके बाद श्लेषा, सही है। नेक्स्ट वन, 4 के बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड सिद्धि, सही कह दिया, श्लेषा, सिद्धि, दीप, 2, फिर लास्ट में 1। ठीक है, तो ये ट्रेंड हो गया आपका। अब इसमें एक्सेप्शनल केस बता देता हूं आपको, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है इसमें। एक्सेप्शनल केस जनरली होता है हमारा ग्रुप 13। ग्रुप 13 में देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो मैंने क्या कहा था आपको, ऐसे जाना चाहिए था ट्रेंड में। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, लेकिन ये करोगे तो गलत हो जाएगा। इस केस में क्या होगा देखो, जो सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है इंडियम का, IN, या और इसके बाद होता है आपका थैलियम। ये दोनों में चेंज हो गया, ऐसी इन दोनों में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे साइज होगा एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, और लास्ट में बोरोन का। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या हुआ, वेरिएशन आ गया। होना क्या चाहिए था? इस तरीके से होना चाहिए था। आपको ऑप्शन में दिया होगा 4 ऑप्शन, तो आपको ये दिखा होगा, आपने बोला बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपने देखा ये टॉप टू बॉटम है, ये सही है, ऐसे सही कर दो, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये गलत हो जाएगा। इसमें इन दोनों में वेरिएशन आती है और इन दोनों में वेरिएशन आ जाती है। रीजन क्या है? देखो इसमें क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि साइज ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ गैलियम। एल्युमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा होता है, क्यों? इसका रीजन है कि जैसे गैलियम बनाओगे आप, दिस इज 33 का मतलब क्या होगा? आर्गन लिखा आपने, आर्गन के बाद 4s2, फिर 3d10 और 4p3 होगा। और एल्युमिनियम का आप करोगे 13 मींस नियोन, और इसमें होगा 3s2 3p1, सॉरी यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, दोनों के सेम आते हैं ग्रुप में, लेकिन हुआ क्या कि इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया था, जो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शो करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को रोकते नहीं है। जैसे न्यूक्लियस, अब इसमें 13 प्रोटॉन है, इसमें सॉरी 33 प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन है। अब क्या होगा, 33 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, लास्ट वाले को, यहाँ पे 13 प्रोटॉन इसे खींच रहे। अब क्या होगा देखो, 33 और बीच के जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, धोखा दे गए, ये रोक ही नहीं रहे हैं न्यूक्लियस के चार्ज को। पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे, आपको बताया था कि डी और एफ वाले पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो रीजन क्या हुआ कि ये 33 प्रोटॉन केवल 23 इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो क्या होगा, फोर्स यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम का क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम। 33 प्रोटॉन खींच रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस से पूरा फोर्स कहाँ लगाएगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम का बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से जो इसका साइज होता है गैलियम का वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एल्यूमिनियम। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैलियम का बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास केवल कितने प्रोटॉन है, 13, और गैलियम के पास कितने हैं, 33, और ये बीच के जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, यानी शील्ड नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, जो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा उसको रोक नहीं रहे हैं या बहुत कम रोक रहे हैं, तो क्या होता है, ये एक्सेप्शनल केस शो करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, और सेम रीजन ये होता है कि जो साइज होता है, इंडियम का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू ये टेलोरियम, सॉरी थैलियम। जो थैलियम होता है उसके कंपैरिजन में इंडियम का साइज बड़ा होता है। सारा कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें इसका 49 होगा और इसका हो जाएगा 81। आपको मैंने तरीका बताया था एटॉमिक नंबर निकालने का। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, देखो BAL GAIN और TL। तो कैसे निकालेंगे, इसका होता है 5, फिर 8 18 18 एंड 32। तो इसका हो जाएगा 13 33 49 सॉरी 51 और ये 83। ठीक है, अच्छा ये 31 होगा, 31 49 और 81। ठीक, अब हुआ क्या, हाँ 31 49 81। अब होता क्या, देखो कि जो TL होता है इसमें कौन से ब्लॉक भी घुस गए, इसमें घुस गए F ब्लॉक भी आ गया। तो जो टेलोरियम होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 81 का, देखो 81 का कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे बताया था, जिनोन बना दो आप लोग। जिनोन के बाद क्या होगा, 6S हो जाएगा, 6S2, फिर 4F14, फिर 5D10 और फिर 6P1। और अगर मैं इंडियम का करता हूं, इंडियम के लिए क्या होगा, देखो इंडियम से पहले क्या आ रहा है, क्रिप्टन आएगा। क्रिप्टन के बाद क्या होगा, 4 से पहले क्या होगा, 5S2, 5S2 के बाद क्या आ जाएगा, 4D10 और 5P1। अब देखो क्या होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो D और F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। D F के बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ही ज्यादा पुअर। D का थोड़ा बहुत कर भी सकता है, F के बहुत कम करेंगे। रीजन क्या था, आपको बताया था, साइज बड़ा होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को रोकते नहीं है। अब कितने देखो, इसमें 14 ये हो गए, इसमें 10 ये हो गए, तो 14 + 10 कितने हो गए, 24। इसके आगे इसमें क्या भी आएगा, 3D भी होगा और 4D भी होगा, यानी 14 + 10 24 + 10 34 + 10 44। 44 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 81 होता है, 81 में से 44 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 81 है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। 81 प्रोटॉन खींच रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इंडियम। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इंडियम में D है, F नहीं होता। तो रीजन क्या है, देखो D और F ब्लॉक इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और जब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा किसका, T थैलेनियम का, वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडियम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थैलेनियम का ज्यादा हो गया, किसके कंपैरिजन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इंडियम। इसी वजह से क्या होता है, इसका साइज कम हो जाता है। क्लियर है ये एक्सेप्शनल केस जो भी आएगा इसका रीजन यही होता है। इज इट क्लियर? सारा गेम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना साइज कम हो जाएगा, इसीलिए जो साइज होगा थैलियम का वो कम हो जाता है, किसके, साइज ऑफ इंडियम की डिक्रीज हो जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है और यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और यही सेम रीजन होता है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सेम रीजन होता है। जो 4D होता है और जो 5D होता है,
लगभग इनका साइज सेम होता है। 4D और 5D ग्रुप का साइज सेम होता है। 4D में आपको क्या बताया था, देखो, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पर आएंगी, CD, ठीक है। और सेकंड आपको क्या बताया था, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में क्या करूंगा,